हेलो गाइस। हम लोग आ चुके हैं हमारी नई फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ को लेके, जो कि केजीएस की है, खान ग्लोबल स्टडीज़, जो खान सर के द्वारा चलाई जाती है। ये टेस्ट सीरीज़ है 71st बीपीएससी के लिए। और हम इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं 13 सितंबर को 71st बीपीएस का प्री होना है। ये एक क्विक रिवीजन है एक तरीके से, जो कि आप फटाफट इसे रिवाइज कर सकते हैं, है ना। ये टेस्ट नंबर 24 है। आइए शुरू करते हैं हम इस टेस्ट को। ये पहला पेज इंग्लिश मीडियम के लिए होता है इसमें, ठीक है, वो लोग देख लें। चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंगकोर वाट मंदिर परिसर और बोरबुदुर मंदिर किस भारतीय साम्राज्य के विदेशों में सांस्कृतिक और वाणिज्यिक के प्रभाव के प्रमाण है। ठीक है, तो इसमें पहले का आंसर हो जाएगा बी, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, ये देखो जो बोरबुदुर मंदिर है ये 8th सेंचुरी से लेके 9वीं तक के में बना है और ये जावा में स्थित है। ठीक है, जावा में स्थित है ये मंदिर। दूसरा, अंगकोर वाट मंदिर, ये आप जैसा कि जानते हैं ये कंबोडिया। ठीक, कंबोडिया में बना हुआ ये मंदिर है। आइए नेक्स्ट 12 सेकेंड क्वेश्चन, किस पुरातात्विक खोज ने आर्यों से पहले की सभ्यता का पता लगाकर प्राचीन भारतीय इतिहास की हमारी पूर्व अवधारणा को बदल दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 100 वर्ष पूर्व रामपथिकस नामक जीवाश्म वानर भारत में कहाँ खोजे गए थे। तो इसका आंसर है सी, नहीं सॉरी 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 बी बी बी, शिवालिक पर्वत, है ना। ये क्या कहते हैं, करीब 100 वर्ष पहले रामपथिकस नामक जो जीवाश्म थे वानर के, ये यहाँ पे खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सॉरी फोर्थ, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, वाक्यांश किस उपनिषद से उल्लेखित है। तो ये सी मुंडक उपनिषद में उल्लिखित है, जो कि सत्यमेव जयते, इसे भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मानते हैं, है ना। भारत का आदर्श वाक्य माना जाता है इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ है। तो देखिए, खंडक प्रामाणिक है, परिखर, परिवर, सुत विभंग, ये ललित विस्तार नहीं है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे एक बार देख लो ये क्या है, संस्कृत का, संस्कृत में लिखा हुआ महायान बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अर्थशास्त्र में मौर्य सम्राट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रयोग की गई है। तो ये धर्म प्रवर्तक, अर्थशास्त्र में धर्म प्रवर्तक मतलब कि धर्म का रक्षक। ओके, और अर्थशास्त्र आपको तो पता ही है किसने लिखी है, कौटिल्य ने। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य अधिकारियों और उनके कार्यों पर विचार कीजिए। ओके, पूछा क्या है, कितने सही सुमेलित हैं। अमात महामत, सीमांत नीतियों को लागू करने वाले, सही है। नागल वियोहाकल महामत, नगर प्रशासन के अधीन न्यायिक अधिकारी, राइट है। पोतवाध्यक्ष, बाट और माप की जांच करने वाले, ठीक है। लवणाध्यक्ष, लाइसेंस द्वारा नमक निर्माण का पर्यवेक्षण करने वाले, ठीक है। ये सभी राइट है इसमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी 4। 8th क्वेश्चन, गणित सार संग्रह निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो इसके आंसर हो जाएंगे महावीराचार्य ने। ये कम से कम 850वीं ईस्वी में लिखी गई थी, है ना, जिसमें आपने एलसीएम निकालने की विधि इसमें ही बताई गई है। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, पुरुषार्थ के संदर्भ में अर्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का मीनिंग ये है सांसारिक समृद्धि और धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हर्ष के किस ताम्रपत्र अभिलेख से उपयोगी प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये है बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है, जिससे आपको हर्ष के शासनकाल की कार्यप्रणाली के बारे में जानने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की गद्दी पर बैठने के समय कौन से क्षेत्र प्रारंभ में कामरान के नियंत्रण में थे। ये पहले भी आया था, तो इसका आंसर है काबुल और कांधार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम वाले एक बार इसे देख लेंगे ठीक से। आइए क्वेश्चन नंबर 12, सिख गुरुओं ने अपनी सर्वोच्च सत्ता को दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी। तो यह है सच्चा पातशाह, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृष्णदेव राय ने गजपतियों से पुनः प्राप्त किया था, मतलब एक बार हारे फिर वापस जीत के वापस छीन लिया। तो ये था बी, नालगोंडा, कोडाविदु और वारंगल, ठीक है। नेक्स्ट 14,
अकबर के तथाकथित नए धार्मिक मार्ग का वर्णन करने के लिए अबुल फजल और बदायूनी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये था तौहीद ए इलाही। ये नया धर्म इन्होंने बनाया था, ठीक है, जो कि 1582 में अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 15 मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से थोक व्यापार में शामिल थे? तो सेठ और बोहरा समाज आज भी ये व्यापार में शामिल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या पूछा है? 1999 में दिल्ली में हुए खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किसने किया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, हसरत मोहानी ने। जब 1919 में खिलाफत आंदोलन हो रहा था, ये तब की बात है ना। नेक्स्ट 17 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, क्या पूछा है? मदन मोहन मालवीय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? नहीं, यहाँ अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। दूसरा, कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया, राइट। इस अधिवेशन में मुसलमानों को प्रांतीय और राष्ट्रीय विधानमंडलों में निश्चित सीटें आवंटित की गई, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के तीसरे चरण के दौरान कांग्रेस स्वयंसेवकों ने किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन अपनाया था? तो ये था चरखा, खादी और जेल भरो, ठीक है। असहयोग आंदोलन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1921 में तीसरा चरण चालू हुआ था असहयोग आंदोलन का, ठीक। 19वां सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है लाला लाजपत राय, ठीक है, जो सितंबर में हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को मात्र सिपाही विद्रोह मानने के आधिकारिक सिद्धांत को चुनौती दी थी? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, कर्नल जीबी मेल्सन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसे देख लें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट 21, 1925 में कुडी अरासू की शुरुआत के बाद वे एक क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में उभरे। उन्होंने गुरुकुल में जाति आधारित अलगाव के मुद्दे पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मनुस्मृति और रामायण जैसे ग्रंथ का खुलकर विरोध किया। ये पूरा डिस्क्रिप्शन यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था ईवी रामास्वामी पेरियार पे, हाँ ये रहे, देखा, ये उन्हीं का है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वराजवादी नेताओं में से कौन से 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने? विट्ठल भाई पटेल, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पार्लियामेंट और सुधार के बाद किस घटना ने मुस्लिम राजनीतिक अभिजात वर्ग को अलग थलग कर दिया था? ठीक है, तो इसमें आएगा 23 का ए, बंगाल विभाजन की समाप्ति। जब बंगाल विभाजन, देखो सबसे पहले तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था करजन के टाइम पे, 1911 में इसको रोक दिया गया था। आपने देखा होगा कि इसी मध्य में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। ये बंगाल विभाजन की ही देन थी 1906 वाली, कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ और इसी से ही मुस्लिम अभिजात वर्ग भारतीय राजनीति से थोड़ा अलग थलग पड़ गया था। आइए नेक्स्ट 24, 1911 से 13 के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारत में मुस्लिम राजनीतिक राय को प्रभावित किया था? तो ये थी रूसी क्रांति नहीं, वर्साई की संधि नहीं, ठीक नहीं, बाल्कन और इटालियन युद्ध। ओके नेक्स्ट 25, द्वैत शासन के अंतर्गत शिक्षा का कौन से क्षेत्र भारतीय शिक्षा मंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए थे? तो ये था यूरोपीय और एंग्लो इंडियन शिक्षा, इसे भारतीय शिक्षा के मंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वाधर असंतुलन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जब उपराष्ट्रीय सरकारों की राजस्व जुटाने की क्षमता और उन्हें सौंपी गई वे जिम्मेदारियों के बीच असंगति हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसे गैर कर राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ, इसका मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिससे टैक्स नहीं, आप शुल्क और ये सब लगा के प्राप्त करते हैं। तो इसमें शुल्क, लाइसेंस, अधिग्रहण, एस्किट, डी सभी चारों आएंगे। 28, किसी देश की रक्षा सेवाओं पर किया गया व्यय जिससे सरकार की देनदारियों में कोई कमी नहीं आती, किस प्रकार के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया? देखो, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, कोई एसेट तैयार नहीं हो रहा है, तो इसे राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, 28 का बी। नेक्स्ट, ऋण अस्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, क्या बोला है? इसका अर्थ है कि सरकार ऋण के ब्याज और मूलधन दोनों को स्वीकार करने और चुकाने से इनकार करती है। ठीक है, ये राइट है।
पूछा क्या है, कौन सा गलत है ना। सरकार अक्सर आंतरिक देनदारियों के प्रबंधन के लिए एक सामान्य राजकोषीय प्रथा के रूप में ऋण अस्वीकृति का सहारा लेती है। नहीं, ये गलत है, ये कोई राजकोषीय प्रथा नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा गलत है, तो बी, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय घाटे का सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो ये बजटीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ होती है, तो इसमें कहाँ है, ये रहा 30 का है, ठीक है। नेक्स्ट, बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या कहा है, यह मौद्रिक प्रबंधन का एक साधन है जिसे 2004 में शुरू किया गया था, ठीक है, पहला राइट है, RBI ने इसे 2004 में शुरू किया था। यह दूसरा, यह अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री द्वारा संचालित होता है, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है हमें, कौन से सही है, तो इसका सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, टेलर नियम आर्थिक नीति के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाला एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो टेलर का नियम मौद्रिक नीति नियम के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारित औसत कॉल मनी दर की दैनिक गति के लिए कॉरिडोर निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या, एक सीलिंग है एक तरीके से, इससे ज़्यादा कम में ब्याज दर में उधार नहीं दे सकते, और ये मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, आपको रातों रात धनराशि उधार ले सकते हो आप RBI से, MSF से, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट तो आप जानती हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य सहभागिता दर का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखो, जो LFPR रिपोर्ट आती है ना, उसमें ये सब वर्ड रहते हैं और इनकी अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न कुल जनसंख्या का अनुपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इस प्रावधान के अंतर्गत केवल उत्पादन सीमित सब्सिडी की अनुमति है। इनमें एक निश्चित आधार वर्ष में क्षेत्रफल, उपज या पशुधन संख्या के आधार पर भुगतान शामिल है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की WTE सब्सिडी का वर्णन किया गया। देखो, ये है उत्पादन सीमित सब्सिडी, यानी अनुमति तो है, ठीक है, और विकृत नहीं करता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, ब्लू बॉक्स। ओके, नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रीय सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सी, ये सभी WTO सदस्य देशों के लिए बिना किसी भेदभाव के समान व्यापार व्यवहार का प्रावधान करता है ना। अगर मान लो हम चाइना को 10% की छूट देते हैं, ठीक है, अगर चाइना इसका व्यापार संगठन का सदस्य चाइना को दे रहे हैं, तो हमें USA को भी 10% छूट देनी पड़ेगी, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 37, भुगतान संतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यह सदैव अपना संतुलन बनाए रखता है। ओके, इसमें दृश्य, अदृश्य और पूंजी हस्तांतरण से संबंधित सभी लेन देन शामिल होते हैं। ठीक है, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन को प्रभावित करने वाले घटकों में से एक है। ओके, यह कभी भी अधिशेष या घाटा नहीं दिखाता। गलत, देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाता है अधिशेष और ये भी घाटा भी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 38, भुगतान संतुलन में विशेष आहरण अधिकार SDRs के आवंटन को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया। ये प्रतिपक्ष में आता है, ये ये रहा प्रतिपक्ष, ठीक है। SDR और जो भी IMF से लिया हुआ SDR जो होता है, इसे प्रतिपक्ष में दिखाते हैं, ठीक है। 39, जब किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों में समान निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि होती है तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांग और आपूर्ति दोनों में समान निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो बाजार मूल्य पे क्या प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सप्लाई हो ही रही है, प्राइस सेम ही है और डिमांड उतनी ही है, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो इसमें आ जाएगा डी, स्थिर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। देखो, दादा भाई नौरोजी हम सब ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन RC दत्त को मानते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। तो ये हो जाएगा 63। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उपराष्ट्रपति, क्योंकि अभी रिमूवल और फिर उन्होंने खुद त्याग दे दिया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी रीट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, है ना, फिर और परमादेश नहीं होगा, निषेध नहीं होगा, उत्प्रेषण नहीं होगा, अधिकार प्रच्छा होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो पता है ना, रीट आर्टिकल 32 2 to 6। ओके, नेक्स्ट 43, रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से सही है? संविधान का अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है। ओके, उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार से अनन्य है? नहीं, अनन्य तो नहीं है, व्यापक भले कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन अनन्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ए आएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से सही है? ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, तो ये राइट होगा। इसमें आएगा 243C(5), ये आर्टिकल है इसके लिए, है ना। फिर पूछा है, राज्य विधानमंडल ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण पर निर्णय लेता है, ठीक है, ये भी राइट है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 45, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कथन कौन सा गलत है? ओके, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाए। नहीं, देखो, विधानसभा का है ना, तो ये राज्य विधानसभा करेगी, राज्य विधानसभा, संसद नहीं, पहला गलत। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता का प्रश्न विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मामले में पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किए जाते हैं। तो यार, दोनों में अयोग्यता के मामले में उनके सदन का पीठासीन अधिकारी लेगा, है ना। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता का प्रश्न विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मामले में पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है। देखो, पीठासीन अधिकारी हो गया विधानसभा, और परिषद के लिए होता है सभापति, है ना। पूछा क्या है, कौन से गलत है? तो यहाँ पे पहला गलत है, ओके, और दूसरा गलत नहीं माना जाएगा, यहाँ ए ही आएगा आंसर। पीठासीन अधिकारी भले सभापति या अध्यक्ष कहो, पीठासीन अधिकारी कहो, बात वही है कि विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, तो इसको हम सही मानेंगे। पूछा क्या है, गलत, ए। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी अपने जांच के दौरान लोकपाल के अधीक्षण एवं निर्देशन के लिए के अंतर्गत आती है? तो सीबीआई से काम करवाते हैं लोग, ए। 47, चुनाव याचिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पूछा क्या है, कौन से सही है? इनका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनप्रतिनिधि RPA 1951 के धारा 80A के अनुसार किया जाता है। नहीं, देखो, ये हाई कोर्ट आएगा यहाँ पे, हाई कोर्ट में सबसे पहले दायर होती है और फिर इसके बाद अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 3-4 दिन पहले अखिलेश यादव बाहर एफिडेविट ले और वो सब लेके आए थे कि हम हाई कोर्ट में केस किए हैं, ठीक है। इससे 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक दायर कर सकता है। नहीं, जो चुनाव से प्रभावित हुआ है, जो लड़ रहे थे, वही दायर करेंगे। तो और बेसिक एज ही 25 साल है लोकसभा और विधानसभा के लिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डी। आइए इंग्लिश मीडियम वाले ये देख लें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधान मंडलों में सीटों की रिक्ति और सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? पूछा क्या है, सही उत्तर चुने। तो देखो, 108 और 109 ये तो संयुक्त अधिवेशन से है, तो ये तो 4 ऐसे ही कट गया, ठीक है। फिर 190 और 191, 170 और 171 ये सीटों से संबंधित है, कितनी सीटें होंगी, तो ये भी कट गया। तो यहाँ बचता है पी, 1 और 2, ये दोनों राइट है, ठीक है। 101 जो है संसद के लिए और 102 संसद के सदस्यों के लिए निर्भरता है, और 190 और 191 राज्य विधानमंडल के लिए, ठीक है। तो 49, जब दिल्ली विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पे LG है, दिल्ली के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल से संबंधित है? 67, ठीक है।
ये उपराष्ट्रपति के ऊपर जितने आर्टिकल्स हैं एक बार देख लें, 64 से लेके 67 तक। ओके, नेक्स्ट 51, निम्नलिखित में से कौन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र है? तो इसमें है वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से, ये राइट है। मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं इसमें आती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये था 7वां संशोधन अधिनियम, और ये 1956 है ना। आपको जैसा कि याद होगा, इसी से ही हाई कोर्ट और गवर्नर भी के दूसरे राज्य में भी उसे अपॉइंट किया जा सकता है, एक साथ 2 राज्यों में अपॉइंटमेंट की जा सकती है। ओके, अब क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समाजवादी सिद्धांतों का उदाहरण नहीं है? समाजवादी नहीं है, ठीक है। तो 38 है, 39A जो कि विधिक सेवा और ये सब अधिकार देता है, तो ये तो है। 47 भी है निषेध और मद वाला, और D44 ये UCC से है, तो ये उदार और बौद्धिक में आता है, तो डी नहीं होगा, है ना। 53 के लिए डी आंसर होगा। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन ने सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना निवारक नज़रबंदी की अवधि को 3 महीने से घटाकर कितना कर दिया? देखिए, ये सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 22 निवारक निरोध, ये उसका है क्वेश्चन, है ना, निवारक निरोध से संबंधित, और इसमें ये 3 महीना घटा के 2 महीना कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर विशेष रूप से राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित किया जाता है? तो ये देखो, अधिभार और उपकर, ये तो केंद्र का है, जाता भी संचित निधि में, ठीक है। प्रतिपूरक शुल्क ये नहीं, ए आएगा मनोरंजन कर, क्योंकि ये जीएसटी में चला गया है। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कूट का प्रयोग करें और सही उत्तर चुनें। पहला है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में मैकाल पहाड़ियों पर मिलती है। जी हाँ, अमरकंटक के पास में स्थित है और ये वहीं पर मिलती हैं, पहला राइट है। दूसरा, अनाईमुड़ी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की इस साइड, है ना, ये राइट है। तीसरा, जिंदगढ़ा चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची, जी हाँ, ये आंध्र प्रदेश में जो अराकू घाटी आपने सुना होगा, कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है, तो ये वहाँ पे। फिर पूछा है दीफू दर्रा सिक्किम और तिब्बत, जी नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये है अरुणाचल, दीफू दर्रा, ठीक है, अरुणाचल में इंडो म्यांमार बॉर्डर पे ये अभी करंट में भी था, क्योंकि जो 16 किलोमीटर वाली जो लाइन थी ना बॉर्डर में, अंदर बाहर आना जाना कर सकते हैं, उसे रोका था बीच में, इसलिए, ठीक है। ये नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। आइए नेक्स्ट 57, ठीक है, भारत में अफवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा क्या है, कौन से सही है? झेलम नदी पीर पंजाल पर्वतमाला में शेषनाग झील से निकलती है, नहीं नहीं, शेषनाग से नहीं निकलती है, वेरीनाग है यहाँ पे, वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है, तो चिनाब नदी हिमाचल, ये राइट है। देखो, चिनाब नदी आपको मैं बता दूँ, चंद्र प्लस भागा, इन दोनों के मिलने से बनती है चिनाब नदी, ठीक है, तो ये राइट है। तीसरा है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ओके, तो ये भी राइट है, और ये देखो पाक में प्रवेश करती है, ये नदी एंड में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, जो कि चिनाब में मिलती है एंड में, है ना, चिनाब में मिक्स हो जाती है। तो पहला गलत है हमारा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ओके, काली मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन कभी भी कैसे करना है ना, ये दिया है कथन और ये कारण, अब एक कारण पढ़ो, काली मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है, ओके, चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में ना, इसीलिए, तभी, इस वजह से, ऐसे वर्ड का बीच में यूज़ करके इसको पढ़ने की कोशिश करो, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ए आएगा, ये व्याख्या कर रहा है इसकी, है ना। नेक्स्ट 59, ISFR 2023 वन रिपोर्ट, आपको जैसा पता ही है हर 2 साल में आती है, इस बार वाली 18th थी, ठीक है। FSI जारी किया है, आइए पढ़ते हैं इसे।
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसे जारी किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। गलत, कोई इसके पीछे लीगल बैंकिंग नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है इसके लिए, ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में जंगल में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई थी। जी हाँ, समथिंग 2644 के आसपास इन्होंने बताई थी, ठीक है, तो पहला ये दूसरा राइट है। इसे 1987 में प्रत्येक 2 साल पर प्रकाशित किया जाए, देखो मैंने कहा था ना, तो ये राइट है, इसमें आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अरे इधर आ गए, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन मुख्यतः पाए जाते हैं? देखो यहाँ तो हो गया अल्पाइन टाइप का होता है ना, यहाँ ट्रॉपिकल है, तो ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 61, यह फसल खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है और भोजन तथा चारे दोनों के लिए उपयोग की जाती है। इसे 21 डिग्री से 27 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है और यह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगती है। तो देखो तिल, मक्का, सूरजमुखी, अरंडी, नहीं 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 नहीं, मक्का आएगा, है ना। और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है, तो रबी के मौसम में ना बिहार में ही उगाते हैं इसको, है तो मक्का खरीफ की फसल ही, पर हम बिहार में इसे रबी के मौसम में भी उगा देते हैं। अरे हम कुछ भी कर लेंगे। नेक्स्ट, 62, निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है? ठीक है, तो सबसे पहले जिब्राल्टर नहीं, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, तो पहला गलत। हॉर्मुज, यही आंसर है हॉर्मुज, क्योंकि डोवर तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। मलक्का है अंडमान निकोबार और साउथ चाइना सी, तो ये गलत, बी आंसर। नेक्स्ट, 63, उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित किस प्रकार की जलवायु का वर्णन किया गया है? ठीक है, यह भूमध्य रेखीय वर्षावनों और व्यापारिक हवाओं से प्रभावित गर्म रेगिस्तानों के बीच स्थित है। वनस्पति 8 डिग्री और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपती है और सबसे प्रमुख रूप से सूडान लिख दिया तो खत्म खेल, सवाना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कास्ट स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है? स्टेलेकाइट है, स्टेलेगमाइट है, लेपिस है, प्लाया नहीं है, ये शुष्क क्षेत्र का है, ठीक है, तो इसमें डी आएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, चलो आगे बढ़ते हैं, आइए। 65, नतांज परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखो अभी अभी यूएस ने ऑपरेशन किया था मिडनाइट हैमर, मार के ईरान का जितना परमाणु संयंत्र वाला एरिया था, नतांज, फोर्डो, इशरनाह करके एक जगह है, और ये 3 जगह पे मार के इनका परमाणु वाला एरिया बर्बाद कर दिया था, बी ईरान, ठीक है। 66, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमित बोले तो कॉरपोरेट यानी कंपनी अधिनियम में से के तहत बना है, कौन सा बंदरगाह ऐसा है? तो ये है एन्नोर बंदरगाह, तमिलनाडु का एन्नोर, जिसको हम कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 67, वह प्रक्रिया जब मिट्टी और पौधों से वाष्पीकरण द्वारा जल भूमि से वायुमंडल में स्थानांतरित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको तो वाष्पोत्सर्जन कहेंगे ना, सीधा सा है। संघनन तो वो पानी बनता है, वर्षण तो बारिश होती है, वाष्पीकरण अलग चीज़ है, ये तो यार हटाओ। 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? ऑक्सीजन गर्म पानी में अधिक नहीं, ठंडे पानी में अधिक घुलनशील होती है। सभी लेगुन और डेल्टा ज्वारनदमुख के उदाहरण नहीं, सभी नहीं। एक चीज़ याद रखना हमेशा, जहाँ सभी लिखा होता है ना वो मोस्ट ऑफ टाइम गलत होता है, और जहाँ कुछ लिखा होता है ना वहाँ कहीं ना कहीं राइट होता है, ठीक है। आइए, थर्ड स्टेटमेंट, शैवाल, प्रोटोजोआ और जैसे सूक्ष्म तैरते जीवों को पलवक कहा जाता है, तो ये राइट है। पहला और दूसरा गलत हो ही गया, तो ये सब हट गया, ठीक है। नेक्स्ट, 69, निम्नलिखित में से कौन सी मैंग्रोव वन की विशेषता है? तो पहला, हेलोफाइट्स वृक्ष हैं, हाँ, खारे पानी के एरिया में उग ही जाते हैं। जरायुजता प्रजनन विधि, ओके। लवण निस्यंदन प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, हाँ, ताज़ा पानी पी लेते हैं और खारा जो लवण है वो साइड में कर देते हैं, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70,
झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कौन से सही हैं? पहला, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। जी हाँ, ये राइट है, केरल में है और रामसर साइड भी है ये। ठीक है। दूसरा, चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। जी हाँ, ये सिक्किम, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जी हाँ, ये यूपी में जो रिहंद डैम है उस पे है। ठीक है, तो इसमें डी आएगा आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में झमार कोटरा खानों से निकाला जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? रॉक फॉस्फेट। राजस्थान के यानी जो पत्थर का एरिया है वहाँ रॉक फॉस्फेट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सी परतें होमोस्फीयर में शामिल है? देखो, जो 100 किलोमीटर के दायरे में आती है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाओ 100 किलोमीटर के दायरे में आती है, वो होमोस्फीयर है। तो ये है सी, क्षोभमंडल, सप्तापमंडल और मध्य मंडल, क्योंकि तापमंडल, बहिर्मंडल ये सब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कौन से सही है? पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं और ये ठोस और तरल पदार्थों से होकर गुजर सकती है। जी हाँ, अनुदैर्ध्य तरंग मतलब ये ध्वनि की तरह चाल से चलती है। एस तरंगे तरल पदार्थों से होकर गुजरती है? नहीं, ओनली ठोस। ठीक है। और ये है अनुप्रस्थ, ये अनुदैर्ध्य, ये अनुप्रस्थ। फिर तीसरा क्या है, पी तरंगे एस तरंगों की तुलना में लगभग 1.7 गुना तीव्र होती है। देखो, ये एकदम फैक्चुअल पूछ लिया इन लोगों ने, 1.7 गुना। ये कोई नहीं पूछता, बस ये पूछ लेते हैं पी तरंगे एस तरंगों की तुलना में अधिक तीव्र होती है, तो ये राइट है। ठीक है, तो पहला और तीसरा राइट है इसमें, क्योंकि हमारा दूसरा तो गलत हो गया, तो ऐसे ही हट गया, और पहला हम पहले ही राइट कर चुके हैं, तो सी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, आइए एक बार इंग्लिश मीडियम वाले इसे देख लें। चलो 74, ऊर्ध्वाधर लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये अक्षांश और इनके ऊपर डिपेंड करती है। उच्च अक्षांश पर गहराई बढ़ने के साथ लवणता कम होती है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बढ़ती है। क्या होता है ना कि ऊपर बर्फ का पानी होता है, यहाँ बर्फ का पानी है ऊपर ऊपर, तो बर्फ का पानी मीठा होता है। आप नीचे जाओगे तो लवणता बढ़ती है, क्योंकि वो जाके नीचे जम गया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला। उच्च अक्षांशों पर ऊपरी महासागरीय परतों में गहरी परतों की तुलना में लवणता कम होती है। जी हाँ, अभी बताया मैंने, बर्फ का पानी होता है। बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पवन गर्म पवन है जो रॉकीज के पूर्व ढलानों पर चलती है और जिसे स्नो हीटर के नाम से कहते हैं? देखो, रॉकी पे तो चिनूक चलती है। ठीक है, लू भी गर्म है, लेकिन ये रॉकी के पर्वतों पे नहीं चलती है। ठीक है। 76, जैव ईंधन उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो ये है तीसरी, थर्ड। जैव ईंधन उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और जैव ईंधन मतलब जीवाश्म के साथ जो ऊर्जा बनती है उसके साथ मिक्स करके भी इसे यूज़ में लिया जा सकता है ना? आपने देखा ही है, मिथनॉल, इथेनॉल पेट्रोल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऐसे सब काम नीति आयोग करता है हमारे देश में, है ना? नेक्स्ट 78, जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पद हासिल करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? ये बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष, जो कि करंट में था। और देखो, इस समिति का गठन हुआ था 1894 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट 79, हाल ही में मॉरिशस की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया था? तो ये देखो, मॉरिशस मतलब छोटा बिहार है ना, अपना ही घर है। पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रदर्शन, ये यहाँ पे हुआ था गीत गवई का प्रोग्राम। ठीक ना, गवनई बजनई नहीं, गीत गवई का प्रोग्राम, जिसको 2016 में अमूर्त विरासत में जोड़ा गया है ना? अमूर्त विरासत, ये यूनेस्को वाली। ओके। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय उत्तर भारतीय राज्य पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है? तो ये है हरियाणा। ठीक। नेक्स्ट, पहली बार किस देश की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने प्रकाश में सुपर सॉलिड अवस्था का निर्माण सफलतापूर्वक किया है? तो ये है इटली, और ये हमारे काम आएगा क्वांटम में, क्वांटम फिजिक्स वगैरह में ये बहुत काम आएगी चीज़। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस समुद्र तट ने हाल ही में अपना ब्लू फ्लैग प्रमाणन पुनः प्राप्त कर लिया है, जिसे उसने पहले खराब रख रखाव के कारण खो दिया था? देखो टोटल 13 इंडिया में है ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले तट, और ये है ऋषिकोंडा जो कि है आंध्र प्रदेश में। ये खो दिए थे, इन्हें फिर मिल गया है, ठीक ना। नेक्स्ट 83, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? तो ये है ओकोजुकुल ग्लेशियर जो कि आइसलैंड में है। इनकी मृत्यु हो चुकी है बड़े खेद के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। 84, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना किसने शुरू की? ये वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री मत कर देना, वित्त मंत्री। ये बोली है कि डिजिटली किताबें आएंगी, ठीक ना, डिजिटली बुक भारतीय भाषाओं में। भारतीय भाषाएं बोले तो जो 22 हैं अपने यहाँ पे संविधान में, वो वाली, ठीक ना। नेक्स्ट इंग्लिश वाले एक बार देख लेना यार, दुखी मत होइए, आप भी देखिए। आइए 85, किस संस्था ने DXH डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से उत्कृष्टता और विकास को सशक्त बनाना पहल शुरू की है? तो ये है, कहाँ गया, हाँ, भारतीय उद्योग परिसंघ CII है, सॉरी CII, ये रहा। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेम क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया? देखो स्टेम प्रोग्राम जो था वो इंडिया में इन लोगों ने शुरू किया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, पर ये इमेजिन अ वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ये यहाँ आ जाएगा यूनेस्को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में माउंट रुवांग स्थित है जो हाल ही में खबरों में स्ट्रेटो ज्वालामुखी है? ठीक है, तो इसका आंसर है सुलावेसी द्वीप जो कि है इंडोनेशिया में। ओके नेक्स्ट 88, गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है? गुनेरी कहाँ है? गुजरात में। यह गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो ये राइट है। ऐसे शायद टोटल 8 ही है, उसमें से एक ये भी है ना। पूछा क्या है कौन से सही है, तो पहला सही है हमारा। फिर दूसरा क्या बोला है? यह गिर सोमनाथ जिले में स्थित है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया है। नहीं यार, वन संरक्षण के नहीं, जो जैव विविधता अधिनियम है ना, CBD 2002, उसके अंतर्गत किया है, तो ए आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट 89, DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस स्थान से नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये चांदीपुरा से किया होगा इन लोगों ने, हाँ देखा, चांदीपुरा रेंज, वहीं से ये सब हथियार वगैरह का टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 90, हाल ही में खबरों में रहा काल मेजुथु क्या है? ये काल मेजुथु एक पारंपरिक कला है जो कि केरल से है ना, केरल से, और ये एक फर्श पेंटिंग है, फर्श पेंटिंग, ठीक है, और ये बनाते हैं देवताओं के सम्मान में, ठीक। नेक्स्ट, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की जाएगी? देखो ये जनवरी 2026 में शुरू होगा, और ये बनेगा अमरावती में, जो कि है आंध्र प्रदेश में। ये वही अमरावती है जिसे राजधानी घोषित कर रहे थे ये लोग। 92, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है गुजरात, मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केरल में पाए गए निपाह वायरस की प्राकृतिक मेजबान कौन सी है? तो वही चमगादड़, खा लेते हैं अकर बकर, जूनोटिक है निपाह, ठीक ना, व्यक्ति से व्यक्ति भी फैलता है, चमगादड़ से चमगादड़ भी है, व्यक्ति से व्यक्ति भी, ठीक। नेक्स्ट, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? देखो ग्लोबल वार्मिंग इतना खतरनाक हो गया कि मक्का का शिखर सम्मेलन हो रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है, जो कि फिक्की के द्वारा आयोजित की गई थी। ओके नेक्स्ट, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय ने वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? वाह, तो 95 का आंसर है वर्षा देशपांडे। आइए इंग्लिश वाले एक बार देख लें इसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96,
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार इन लोगों ने शुरू किया था 2019 में शुरू किया गया था, ठीक। और ये मिला है निमहंस बेंगलुरु, अपने यहाँ का है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान बेंगलुरु, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब वाले, ठीक ना। 97 हाल ही में किस शोध संस्थान ने यह खोज की है कि पानी की बूंदें प्राकृतिक खनिजों को नैनो कणों में तोड़ सकती है? इतना खतरनाक काम ये IIT मद्रास वाले ही कर रहे हैं। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पारदर्शी समुद्री खीरे और गुलाबी समुद्री सुअर जैसे आकर्षक जानवरों की खोज किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी? देखो ये करंट में पढ़ा था मैं, ये पैसिफिक में खोजे थे ये लोग, और ये वितलीय मैदान यहाँ पाए गए, ठीक है। नेक्स्ट 99 हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा किस नियामक संस्था को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वही RBI, फुल रिस्क मैनेजमेंट कर रखे हैं, कितना भी बैंक भाग जाए एकदम बर्बाद नहीं होने दे रहे हमको। 100 हाल ही में खबरों में ये रहे स्ट्रेप्टोकोकल्स टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का मूल कारण क्या है? देखो सबसे पहले तो जापान परेशान है इससे, है ना, और ये बैक्टीरिया है, ये रहा जीवाणु, ठीक। आइए नेक्स्ट 101 101 पे आ गए हम जो। इलेक्ट्रोस्टैटिक संतुलन से एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र क्या होता है? तो ये शून्य होता है, अंदर अंदर घूमते घूमते टकरा के शून्य कर देते हैं। नेक्स्ट 102 निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय नहीं है, मतलब ध्रुवीय है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो HCl है और दूसरा है H2O, इनमें अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस वाले परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं जो घूर्णन करते हैं, ठीक ना। तो ये नहीं है, ये ध्रुवीय है, अध्रुवीय नहीं है, ठीक है, मतलब H2O और ये सब अध्रुवीय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें आमतौर पर स्कूबा गोताखोरों द्वारा लिए जाने वाली श्वसन मिश्रण में उपयोग की जाती है? जो आप देखे हो ना, NDRF वाले, NDRF SDRF वाले, कोई डूब जाता है तो बचाने के लिए कूदते हैं, तो ये हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये पेन लेके निकलते हैं। 104 आधुनिक घरेलू जल शोधक की कार्य पद्धति के पीछे प्राथमिक सिद्धांत क्या है? देखो आधुनिक घरेलू जल शोधक, इसको देख के घबरा मत जाना, जो पानी प्यूरीफायर आता है अपने यहाँ पे उसी को कहते हैं RO, जो आप लोग कहते हो, और वही है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो इसका B विपरीत परासरण, RO अपन जो कहते हैं ना डायरेक्टली, यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, आलू, केला और अदरक किस भाग के उदाहरण है? तो ये तो तना है, ठीक है, तना और अलैंगिक प्रजनन करते हैं ये सब। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा पौधे के जीवाश्मों के अध्ययन के लिए जानी जाती है? तो वही पूरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। आइए इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लो, नज़र मिला लो इसमें। नेक्स्ट 107 क्या पूछा है? कथनों में किस प्रकार की वनस्पति का वर्णन किया गया है? ओके, यह उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय बर्फ की परत के नीचे एक सतत बेल्ट के रूप में फैली हुई है। ओके, यह कनाडा से साइबेरिया तक उत्तरी सीमा और आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह तक फैला हुआ है, ठीक है। अपनी विशिष्ट वनस्पतियों जैसे कपास, घास, विलो, बिर्च आदि के लिए जाना जाता है। तो ये तो टुंड्रा हुआ ना, एकदम ऊपर ऊपर का एरिया, यहाँ, ठीक, टुंड्रा। नेक्स्ट 108 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों की कटाई का कारण नहीं है? ओके, स्थानांतरण खेती के कारण कृषि भूमि का विस्तार, ये तो है। सड़कों और जल विद्युत परियोजनाओं जैसी बुनियादी ढांचे का विकास, ये भी है। अवैध कटाई और मानव बस्तियों द्वारा अतिक्रमण, ये भी है। तो ये रहा उत्तर D, वन रोपण योजनाओं के माध्यम से वनों का प्राकृतिक पुनर्जनन। नहीं, इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हम लोग। 109 निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन आमतौर पर रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधों में नहीं पाया जाता है? मोमी क्यूटिकल, धसा हुआ रंध्र, पत्ती की छोटी सतह, बड़ी पत्तियाँ, नहीं, छोटी पत्तियाँ। बड़ी पत्तियाँ होंगी तो फिर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, पानी का लॉस हो जाएगा, ये तो नुकसान हो जाएगा। 110 हाल ही में जैव विविधता संरक्षण और इको पर्यटन के लिए चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो देखो सतकोसिया ये अपने हैं उड़ीसा में, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और इसके उत्पादन का पता लगाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी MNRE है ना, 2023 में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ संरेखित है। ओके,
आइए 112, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम विकसित किया है? ये सब काम चीन और यही लोग कर रहे हैं, मार बम बना रहे, एक उत्तर कोरिया वाला, ये दोनों यही सब काम करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने आयरन वुड नामक 7वीं पीढ़ी का टीपीयू लॉन्च किया? सबसे पहले तो ये जो टीपीयू लिखा है इसको देखो, टीपीयू क्या है? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है ये, ठीक है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये किया है गूगल ने। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने अंतरिक्ष मिशन फ्रेम 2 लॉन्च किया है? तो ये है स्पेसएक्स, एलोन मस्क। ओके, 115, हाल ही में किस आईआईटी ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते से प्रेरित सौर वाष्पीकरण यंत्र विकसित किया है? तो ये काम किया है आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है। नेक्स्ट, 116, किस संस्थान ने भारत की पहली स्वचालित बेट निगरानी और पहचान प्रणाली बेटकोमोन विकसित किया है? बेटकोमोन विकसित मतलब देखो, जो बेट बोले तो चमगादड़, जो चमगादड़ है उसकी क्या भूमिका है कृषि में, ये पता करने के लिए महाराष्ट्र में ये काम किया गया है, ठीक है। तो ये है भारतीय मानव आवास संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? क्या नापेगा? वायुमंडल में आर्द्रता नापेगा, और क्या नापेगा? रोज रोज एक ही सवाल। आओ आगे बढ़ते हैं। 118, पवन ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा के किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मतलब जो पवन ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं? तो गतिज ऊर्जा है, चलती हुई पवन है, गतिज ऊर्जा लेके आ रही है, डायनामो घुमा रहे हैं, यहाँ विद्युत ऊर्जा बना दे रहे हैं, बस। आइए नेक्स्ट, यदि लोहे, लकड़ी और कागज़ के बराबर आकार के टुकड़े 500 मीटर की ऊंचाई से गिरे तो आदर्श परिस्थिति में कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगा? ये बोला है वायु प्रतिरोध नहीं है। तो जो गैलीलियो महोदय थे, है ना, वो एक बात कहे थे कि अगर कोई प्रतिरोध नहीं है तो जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण, वो सब पे एक समान होगा। कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये होगा तीनों पर एक समय। ओके, एक समय पे पूछेंगे। 120, निम्नलिखित में से कौन से पानी की बूंद के गोलाकार आकार के लिए जिम्मेदार है? पानी का बूंद आता है ऐसे गोला गोला हो जाता है, तो यह है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, 121, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, वर्ष 2023-24 में बिहार में 27.8 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती, बिल्कुल। बिहार में वर्ष 2023-24 में 56.4 हज़ार टन मखाना का उत्पादन हुआ, बिल्कुल। बिहार का देश का कुल मखाना उत्पादन में लगभग 85% योगदान हुआ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा डी, सही है सभी। ओके, नेक्स्ट, बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह का आरंभ कब और किन जिलों में किया गया था? देखो, बिहार में ना लेट हुआ था थोड़ा सा, 15 अप्रैल हुआ था, 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में। ये वही नमक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा से जुड़ा हुआ। ओके, 123, निम्नलिखित में, बिहार में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? साइमन कमीशन का बहिष्कार 1927 में किए थे, और ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो देखो, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है अपने यहाँ, ये नेपाल वाला एरिया यहाँ पे आता है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर में, ठीक। फिर पूछा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों का स्पर्श करती है? देखो, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ झारखंड है, यहाँ कैमूर है, यहाँ रोहतास है, ये ऐसे लपेटे में आता है रोहतास हमारा, तो ये हो जाएगा 3, रोहतास, ओनली सी, ठीक है। तो ये नहीं है ये सब। आइए नेक्स्ट, 126, निम्नलिखित में से किस काल में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो ये पाल वंश के टाइम पे हुआ था, पाल काल, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक थे, है ना। नेक्स्ट, कर्नाट राजवंश के किस शासक के शासनकाल में मिथिला क्षेत्र में पंजी प्रबंधन मुख्य रूप से विकसित किया? देखो, सबसे पहले समझ लो पंजी प्रबंधन क्या होता है। ये ब्राह्मणों की वंशावली जो थी उसका लेखन, है ना, उसके लिए था। तो ये हरि सिंह देव थे। ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 128, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किस ग्रंथ से? वही तबकात नासिरी
लिखे कौन है? मिनहाज उस सिराज, है ना, और वही फारसी में लिखे हैं जो हमको नहीं समझ आती है। आइए नेक्स्ट 129, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों को एक संकलन किस नाम से? तो ये मकतूबात सदी के नाम से जाना जाता है। ओके 130, किस मुगल सम्राट फर्रुख सियर का पटना में राज्याभिषेक हुआ था? तो ये है 1713 में। किस वर्ष, है ना, दो हैं ऐसे जिनका बिहार में राज्याभिषेक हुआ था, यही हैं वो जो 1717 में एक फरमान जारी करके इतिहास बदल दिए थे। आइए 131, बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा कब और कहाँ की गई थी? तो ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में किए थे घोषणा, और 1 अप्रैल 1912 को ये प्रभावी हो गई थी। ठीक है, फर्क है दोनों में, प्रभावी हुई थी और घोषणा किए थे। ठीक, नेक्स्ट, बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन कितने जिलों में किया गया था? देख लो 30 है ये, 38 मत लगा देना। ठीक, नेक्स्ट, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 2019। अरे देखो ये इसका तो बी हो गया, 26 अक्टूबर 2019 जल जीवन हरियाली मिशन। इससे पहले वाला जो था 132, ये एक बार देख लो, कृषि कार्यक्रम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2020 से 2025 तक के लिए था, और इसमें पैसा झोंके हैं ये लोग 238.49 करोड़। हिसाब ले लेना एक बार कि कहाँ खर्चा किए हो, आपको दिखता तो है नहीं ऐसे। आइए नेक्स्ट 134, ओके, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना। बनाए हैं पर आज तक बढ़िया काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा है गलत कौन सा है? तो यही दिख रहे हैं, तो सिख के 9वें नहीं 10वें गुरु थे, 9वें तो गुरु तेग बहादुर थे जो कि इनके पिता थे। ठीक ना, तो ये गलत हो गया। इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी, हाँ ये राइट है, उनकी हत्या की गई थी, है ना। ओके, इन्होंने 1691 में खालसा पंथ, नहीं 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। इनका जन्म पटना साहिब में 1616 में हुआ, नहीं 1666 में हुआ था, ये राइट है, 26 दिसंबर 1666 में हुआ था इनका। तो पहला दूसरा और चौथा गलत है। पूछा क्या गलत कौन सा है? तो बी। नेक्स्ट 136, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राहुल सांक्रात्यान। ठीक है, ये किसान मूवमेंट है ना। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक प्रतिशतता पाई गई थी? तो ये है पश्चिम चंपारण। ठीक है, टोटल बिहार में एसटी हैं 1.3% पूरी जनसंख्या के, और 6.5% यहाँ पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 138, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूछा क्या कौन सा सही है? अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, तो पहला तो राइट है, गंगा के दक्षिण का क्षेत्र जो है वहाँ ये स्थित था। ठीक है, फिर अंग महाजनपद की राजधानी राजगृह, नहीं चंपा थी, राजगृह तो मगध, गलती कैसे कर दी, मगध। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। आइए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे बिहार के नेता शिलभद्र याजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका हुआ था 1906 में बख्तियारपुर। ओके, नेक्स्ट 140, बिहार के प्रथम भारतीय एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये हैं बलदेव सहाय, बी। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 141, अब देखो ये सब मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, मैं इस पर टिक कर देता हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, 141 का बी, 142 का सी, 143 का बी, 144 का बी, 145 का डी, 146 का ए। ठीक है, नेक्स्ट 147 का है डी, 148 का बी, 149 का है ए, और 150 का है 47.2। ओके, थैंक यू गाइस। देखो 1 घंटे से भी कम समय में हो गया, तेज चले, लेकिन क्विक रिवीजन था, तो आप जल्दी से इसका रिवीजन कर लें। ओके, थैंक यू गाइस। ऐसे ही आगे मैं और फुल लेंथ टेस्ट जो जितने भी हो सकेंगे वो सभी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों की जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।